हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। अगर आप ये वीडियो देखने के लिए आ चुके हो तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये डर आपके मन में भी है, और डर देखो होना लाजमी भी है। ऐसी धुरंधर कहानियां हैं हमारे पास ना कि एक आईआईटी दिल्ली का स्टूडेंट है जिसने जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स में 140 प्लस मार्क्स अपने स्कोर किए हैं, लेकिन सी सैट 2 नंबर से फेल हो गया तो प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया। तो आपके दिमाग में ये इमेज बन जाती है ना कि वो आईआईटी दिल्ली का है, बीटेक है, उसको सीसैट नहीं आ रहा है तो हमें कैसे आ सकता है। हम तो सिंपल आर्ट साइड से हैं, कॉमर्स साइड से हैं, या फिर लास्ट टाइम हमने मैथ्स क्लास 8th में पढ़ी थी, क्लास 10th में पढ़ी थी, उसके बाद मैथ्स पढ़ा ही नहीं। लेकिन सीसैट इज नॉट ऑल अबाउट मैथ्स। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, और ये जो आपके मन में एक बड़ा सा डर बन के रखा है ना, इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। देखो, डर के नाम पर एक यहां पर कोटेशन बहुत प्यारा सा लिखा है कि हमें ना कुछ इमेज बन जाती है हमारे दिमाग में। कभी कभी ऐसा बहुत बार होता है कि हमने किसी चीज को बहुत नेगेटिव परसीव कर लिया है और हमने दीवार पर एक ऐसा डेविल पेंट कर रखा है, यहां पर डेविल सीसैट को सिंबलाइज कर रहा है, जो कि सही हो सकता था, लेकिन चूंकि वी हैव ऑलरेडी पेंटेड इट डेविल तो वो अब हमारे लिए नेगेटिव ही रहेगा। अगर हमने कुछ और पेंट किया होता तो मे बी एक पॉजिटिव सेंस में हम इसको कवर भी कर लेते, कंप्लीट भी करते, और इससे डर भी नहीं लगता। ठीक है, तो यहां पर सीसैट को हमेशा आप इस तरीके से कंपेयर करना कि वो आपका साथी है। इसके लिए भी कुछ लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल जंप करते हैं आज के अपने डिस्कशन के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है कि हम सीसैट को किस हिसाब से कवर करें और इसके डर से बचें। ठीक है, सिंपल सी बात है कि आप अपनी तैयारी की शुरुआत कैसे करते हो। फटाफट से उन लोगों को मैं ब्रीफ करता हूं जो कि सीसैट के पेपर से अभी अनअवेयर हैं। 1 मिनट लूंगा केवल आपका। सिंपल सी बात है, जीएस पेपर 2 आपका सीसैट का जो होता है वो ओवरऑल 80 क्वेश्चंस का होता है। याद रखना, 100 क्वेश्चन नहीं होते हैं इसमें, 80 क्वेश्चंस होते हैं और 2 घंटे में करने होते हैं। मतलब कि 120 मिनट्स में 80 क्वेश्चंस करने हैं। ये 80 आसान क्वेश्चंस नहीं है, डिफिकल्ट होते हैं, ये मैं अभी भी बोल रहा हूं, लेकिन इतने डिफिकल्ट नहीं है कि उनमें से हम 33% स्कोर ना कर पाए। 33% मतलब आप समझते हो, मतलब 200 में से 67 मार्क्स, या फिर इन सबको अवॉइड करो। सिंपल सा एक लॉजिक रखो कि 80 क्वेश्चंस हैं, 80 क्वेश्चंस में से हमें 27 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं एनी हाउ एट द एंड ऑफ द डे। अभी ये जो 27 क्वेश्चन है यही बनाएगा आपका 33%, और हमें इतना ही सॉल्व करना है। सिंपल सी बात है ना। तो अब सोचो कि हमें बड़ा सिलेबस, मतलब बड़े पहाड़ जैसा जो है ना, उसको मत देखो आप सिंपल सा इतना देखो कि क्या हम नॉर्मली अपने इस 27 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। फॉर श्योर पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं मैं बताता हूं अभी। यहां पर एक आपके मन में दिमाग जरूर आया होगा कि ये 23, 34 ये सारे परसेंटेज क्या है। देखो, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। ये ऑलरेडी पीपीटी में ऐसे ही लिखा था, मुझे लगा सीसैट का लेक्चर है और नंबर्स लिखे हैं तो मजा आएगा, बस, और कोई रीजन नहीं था। फिलहाल चलो कॉन्सेप्ट के ऊपर पढ़ते हैं कि हम सीसैट को कैसे कवर करने वाले हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि आपको पिछले 4-5 साल का पेपर उठाना है और उनको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। देखो, एक पेपर उठाओ और इनको कैटेगराइज करो। कैटेगराइजेशन का मतलब आप समझ रहे हो। कैटेगराइजेशन का मतलब सिंपल सा इतना है कि आप इस चीज को ये देखते हुए बता रहे हो कि ये 3, 4, 5, 6 सेक्शंस हैं सीसैट के। एक्चुअल में ये 6 सेक्शंस हैं जिनमें हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। उसमें से एक कुछ कॉम्प्रीहेंशन वाला है, कुछ लॉजिकल रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन बन सकता है आपका, या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, कुछ नंबर वाले प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ यहाँ पर डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या फिर जनरल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इन सब चीजों को अगर आप नहीं भी समझते हो, ये तो कॉम्प्लेक्स कैटेगराइजेशन है। आप सिंपल सा समझो 3 पार्ट है सीसैट के। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला पार्ट है आपका, ये है आपका, मान लो इंग्लिश ले लो। इंग्लिश का मतलब है कॉम्प्रीहेंशन, ये पहला वाला, सबसे पहला। सारे जिसने भी इसमें डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये सब इसी के अंदर लेते आओ। एक बड़ा चंक उठाओ जिसमें समझे आएगा कि जितना इंग्लिश वाला पैसेज वाला क्वेश्चन है वो पहला कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? जिसमें दिमाग लगता है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, मैथ्स वाला। फॉर एग्जाम्पल, एक 2020 में क्वेश्चन था, उसका ये था कि 2 छड़ी आपके पास है, 2 छड़ी, एक की हाइट है 7.5 फीट और एक की हाइट है 3.25 फीट। अब मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो, कितना डिस्टेंस मेजर कर सकते हो इससे? बहुत सिंपल सा है। इस वाले छड़ी को मैं यहां लगाऊंगा, 3.25 फीट हो गया, निशान लगा दिया। इस वाले छड़ी को इसके ऊपर और लगाऊंगा, 3.25 और निशान लगा दिया। कितने हो गए टोटल? 6.5 हो गए। कितना बचा? 1 फीट।
क्या ये मिनिमम लेंथ है 1 फीट जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं? सी ऑप्शन में ये भी दिया था। नहीं, अभी ये वाला 1 फीट उठाओ ना, इस वाले छड़ी पर लेके आओ, यहां पर लगाओ, 1 फीट नाप लिया, फिर इसी को एक और फीट नापा, फिर एक और फीट नापा, कितना बचा ये वाला पोर्शन? 0.25 फीट, यही बचा ना। अब इसके लिए सोचो, कुछ दिमाग लग रहा है? मतलब मुझे लगता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है ना, कोई भी कर लेगा। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इन पे टारगेट कर सकते हो आप। अभी आप बोलोगे वैसे उसमें एक ऑप्शन था 0.05 फीट, भी पहला ही ऑप्शन था। आप सोचोगे 0.25 तक पहुंच गए, 0.05 ही मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हो। 0.25 को मेजर कर करके ये पहुंचोगे ना तो पूरा खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, तो मेजर क्या करोगे? सिमिलर केस यहां पर भी होगा, तो 0.25 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे सिंपल लॉजिक वाले क्वेश्चन जिसमें अपना कॉमन सेंस लगता है और वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ऐसे क्वेश्चंस को पकड़ के रखो, ये नंबर गेन कराते हैं। ठीक है। थर्ड जो स्ट्रीम आता है वो आता है हमारा एप्टीट्यूड का। एप्टीट्यूड वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें मैथमेटिकल फॉर्मूलाज यूज होते हैं। हो सकता है वो एवरेज का क्वेश्चन हो सकता है वो स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन हो, प्रॉफिट एंड लॉस का हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप तीसरा सेक्शन बना सकते हो। यही 3 कंपोनेंट्स अलग अलग हैं जिनको आपको सीसैट को कैटेगराइज करना है। अब एक बार हो गया, बहुत सिंपल समझ लो, 50% ऑफ द वर्क इज डन। अगर आपने 5 साल के पेपर को इन 3 बेसिस पर कैटेगराइज कर लिया, अब आपको पकड़ना है अपना स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ आपका क्या हो सकता है? हो सकता है कि कॉम्प्रिहेंशन में हो सकता है रीजनिंग में हो सकता है मैथ्स वाले एप्टीट्यूड में हो। जो भी है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट, सबसे पहले एग्जाम में कोशिश करो कि उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन एक डिस्क्लेमर है यहां पर, या फिर एक थोड़ी सावधानी है, चेतावनी है आप सबके लिए। चेतावनी क्या है कि जो कॉम्प्रिहेंशन है ना, ये दिन पर दिन कठिन होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो एक कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करने में 3-4 मिनट 5 मिनट कभी कभी लग जाते हैं, और वो एग्जाम में तो समय आपको पता ही है एकदम तेजी से भागता है। तो जो इतना तेजी से भागते हुए समय पे 5 मिनट में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है हमने। उतने में हो सकता था कि हम रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते, है ना। तो चलो, उसके लिए आपको थोड़ा सा कैटेगराइज करना पड़ेगा। कैटेगराइजेशन क्या है, और बेसिक डिटेल में जाओ कि छोटे पैसेज भी आते हैं, बड़े पैसेज भी आते हैं। तो क्या छोटे पैसेज पहले सॉल्व कर लें? छोटे पैसेज कितने आते हैं देख लो, हो सकता है 12 छोटे पैसेज आते हो, तो 12 क्वेश्चन पहले छोटे वाले सॉल्व कर लो। उसके बाद सेकंड स्ट्रेंथ पर आओ। कौन सा है? मान लो फॉर एग्जांपल आपका रीजनिंग है, रीजनिंग पर आओ, ऐसे वाले क्वेश्चंस जो हैं उनको लगाओ, सॉल्व कर लो फटाफट से। तीसरे नंबर पर आओ। तीसरे नंबर पर आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो कॉम्प्रिहेंशन के बड़े वाले पैसेज पढ़ के सॉल्व करो, उसमें भी 4-5 मिनट लगेंगे, या तो मैथ्स के कुछ सेक्शंस लगाओ। हो सकता है आपने मैथ्स ना कवर किया हो। यहां पर बात आती है कि क्या मैथ्स छोड़ दें, हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग के बेसिस पर चले जाएं? मत करना कभी भी। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि आज के टाइम पर जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है वो इतना ईजी नहीं रहा, बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है। बहुत सिमिलर स्टेटमेंट्स आते हैं और उसमें गलत होने की संभावना भी ठीक ठाक रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप धुरंधर हो तो आप लगा के आओगे तो सारे सही हो जाएंगे। मतलब ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट स्टिल कंफ्यूजिंग होते हैं। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं। यहां पर जब सीसैट की हम बात कर रहे हैं और सीसैट के अंदर एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो क्या पूरा RS अग्रवाल पढ़ डालें? नहीं, देखो उतना तो कोई नहीं करता है, और यही सबसे बड़ी गलती है कि लोगों को लगता है कि इतनी मोटी किताब मुझसे तो हो नहीं पाएगी, तो इसके बेसिस पर ना कोई पढ़ता नहीं है। आप छोटे छोटे टॉपिक्स उठा लो ना। ये जो आपने कैटेगराइजेशन बनाया है एप्टीट्यूड में, तो उसमें कुछ एक टॉपिक्स लिखा होगा ना कि इन इन टॉपिक्स पर क्वेश्चंस आते हैं केवल, तो उन्हीं टॉपिक्स को निकाल लो ना। टॉपिक्स निकाल लो, उसमें से मान लो आपके पास 10 टॉपिक आ गए एप्टीट्यूड के, आपको लगा इन 10 टॉपिक्स में से चलो मैं 4-5 टॉपिक तो कवर कर ही सकता हूं, तो 4-5 टॉपिक पढ़ लो। 4-5 टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन तो लगेंगे ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए, अटेम्प्ट बढ़ गया, सिलेक्शन की संभावना और बढ़ गई, हो सकता है सीसैट क्लियर हो जाए इतने में ही। तो ये हमेशा आप रखना ध्यान। दूसरी चीज, अब मुझे पता है कि आप लोग हो सकता है कि ये एनालिसिस में ना कूदो, तो मैंने आपके लिए एनालिसिस वैसे कर दिया है। अगर आप नहीं करते हो, वैसे आप करोगे ना तो आप अपने हिसाब से करोगे। देखो ये जनरल बात बता रहा हूं मैं, जनरल में हो सकता है आपका काम बन जाए, बट स्टिल अगर आप खुद से 5 साल का प्रैक्टिस पेपर्स अगर आप निकाल के देखोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, तो डेफिनेटली उससे हेल्प मिलेगी। आपको पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चंस आते कहां से हैं, एग्जैक्टली कौन कौन से चैप्टर से। कॉम्प्रिहेंशन की बात करें सबसे पहले, तो कॉम्प्रिहेंशन में ये कुछ मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा यही आता है। स्टेटमेंट मैंने पैराग्राफ दिया होगा, बोलेगा कि बेस्ट एजम्पशन क्या ले सकते हैं इस पैराग्राफ के ध्यान में रखते हुए। इसके 5-6-7 क्वेश्चन आते हैं कुछ। फिर एक क्वेश्चन आता है मोस्ट रेशनल एंड प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या हो सकता है। ये जो पूरा स्टेंजा पढ़ा है ना, इसके नीचे वाले स्टेटमेंट में से ये कौन सा है। फिर मोस्ट लॉजिकल या क्रूशियल मैसेज कौन सा कन्वे कर रहा है स्टेटमेंट, ये पूछेगा। या फिर पूछेगा कि कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट मैसेज और क्रिटिकल मैसेज रिफ्लेक्ट कर रहा है, और बेस्ट इंप्लाइड क्या है। मतलब ये कॉमन कुछ
क्राइटेरिया या फिर कॉमन स्टेटमेंट्स जो कि यूजुअली पूछे जाते हैं, इसकी तैयारी आप सिर्फ और सिर्फ द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ के या फिर जो भी मैगजीन पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, अपनी जनरल नॉलेज के बेसिस पर इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए केवल वो 5 साल का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, दैट विल ऑल्सो अमाउंट टू मोर देन सफिशिएंट मैटर। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना है, सिंपल सी बात है। एक आधा मॉक टेस्ट लगा लेना, अभी ऑनली आईएएस की तरफ से भी कुछ मॉक टेस्ट आ जाएगा। दूसरी चीज, अब क्वेश्चन आता है हमारा मैथमेटिक्स वाला पोर्शन। मैथमेटिक्स पे कौन सा हम देख रहे हैं? देखो, मैथमेटिक्स का सीक्वेंस एंड सीरीज एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि ये कुछ ऑप्शंस दिया होगा, ये या फिर ए बी सी डी। वैसे ये जो सीक्वेंस एंड सीरीज है, चलो इसको रीजनिंग में डिस्कस कर लेंगे हम। सबसे पहले बेसिक नंबर्स। बेसिक नंबर्स का क्या मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, ऑड, इवन, इंटीजर, ये सब क्या होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, बेसिक डिफिनीशन पता हो तो वही पूछते हैं 1 से 100 के बीच में कितने इंटीजर्स आते हैं। नहीं समझ में आता है तो 1 से 100 तक सारे इंटीजर लिख के देख लो। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है कि प्राइम नंबर पूछ लें, तो प्राइम नंबर तो पता है, तो प्राइम नंबर लिख के देख लो कौन से आते हैं। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, उसी से मिलता जुलता पाइप्स एंड सिस्टम। ये सारे तो कॉमन टॉपिक्स है, आपको बुक्स में मिल जाएंगे, बट इन्हीं की प्रैक्टिस कर लो ना। इसमें से देख लो 4-5 कौन से अच्छे टॉपिक्स हैं जो आपके मन के हैं, जो आप पढ़ सकते हो, लगा सकते हो, क्वेश्चन निकाल लो उसमें से। फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आता है। देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है, हो सकता है आप इससे कंफर्टेबल नहीं हो तो छोड़ दो। हर साल क्वेश्चन आता तो है, बट स्टिल डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट है तो छोड़ सकते हो। मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, ये अगेन एक ऐसा टॉपिक है, हो सकता है बहुत लोगों के लिए आसान हो, कठिन हो, अपने हिसाब से इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हमारा आता है एक क्वेश्चन रीजनिंग का। रीजनिंग आता है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज से, चलो स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर मिसिंग नंबर्स आता है। मिसिंग नंबर बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं एक्चुअल में। वो ऐसे बोलते हैं, 1 एक सिंबल दे देंगे, +2 प्लस फिर कुछ ऐसा नंबर, और इक्वल टू में फिर कुछ नंबर दे देंगे, यही सिंबल दे देंगे। और आपसे ये पूछते हैं कि भाई हमारे पास 4 ऑप्शन है, 2, 3, 4 और 5, इसमें से कौन सा नंबर भर दें तो ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। हो सकता है आपको नहीं पता हो, रख के देख लो ना, 4 रख के देख लो, एक बार फटाफट से सॉल्व करके देख लो क्या सब में फुलफिल हो रहा है। क्या हो रहा है तो सही आंसर है, लगा दो। नहीं है तो थर्ड का देख लो। पहला ऑप्शन मत रखा करो। पहला ऑप्शन क्या होता है, यूजुअली बहुत कम आंसर्स में होंगे, क्योंकि ये ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि लोग नंबर्स पुट करके देखेंगे, और जब पुट करके देखेंगे तो ये ऑप्शन तो वो नहीं देंगे, नहीं तो तुरंत ही आंसर नहीं आ जाएगा, थोड़ा टाइम तो जलाएंगे वो। हो सकता है इन तीनों में से ऑप्शंस होने की ज़्यादा संभावना होती है। ये यूनिवर्सल रूल वापस से नहीं है, बट स्टिल हाँ आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो कुछ ये टॉपिक्स हैं। फिर ब्लड रिलेशन, कि चाचा, ताऊ, मामी, फूफा, ऐसा कुछ है, उनके ब्लड रिलेशन में अभी क्या रिलेशन है वो बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग माहिर हो इन सब चीज़ों में। एज का आता है कि आपकी बेटी या फिर आपके बड़े भाई या जो भी हैं, आपसे 20 साल पहले इतने बड़े थे, तो अभी, और उनका कोई छोटा भाई या ऐसा कुछ भी करके पूछते हैं तो एज डिफरेंस अभी कितनी होगी। अरेंजमेंट्स की बात करते हैं, सिंपल लॉजिकल अरेंजमेंट्स, वो आता है A B B C C C स्पेस, फिर D E E, अभी ये स्पेस में क्या भरा जाएगा वो बताना। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं, ये लगा सकते हो। एक आता है सिलोजिज्म करके, उसमें स्टेटमेंट्स आते हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 कि ऑल रैट्स आर कैट्स। अभी दूसरा स्टेटमेंट्स है ऑल कैट्स आर डॉग्स। तो तीसरा, अभी बेस्ट इंप्लीकेशन क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट आएगा ऑप्शन में आपके कि ऑल रैट्स आर डॉग्स। तो ये सही है कि नहीं, वो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। तो इस पूरे लेक्चर को अगर हम समराइज करते हैं तो बहुत सिंपल सी बात आती है कि हमें क्या करना है, अपने स्ट्रेंथ को फाइंड करना है। स्ट्रेंथ नहीं है तो ऐसा जगह खोजना है जहां पर स्ट्रेंथ बन सकता है, और वहां से क्वेश्चंस निकाल के सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। सिंपल सा लॉजिक है ना। अगर ये सब पूरा डिफिकल्ट लगता है तो वैसे भी कुछ एक प्रोग्राम्स हमारे, जैसे कि तेजस, जिसमें सीसैट का एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, आप उसको भी चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए ये है कि आप हमेशा याद रखना कि आपका जो सीसैट है ना वो ये है, ठीक। अगर आप इसको अच्छे तरीके से नहीं जानोगे तो वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, एनिमी बन जाएगा, दुश्मन बन जाएगा। इसीलिए दुश्मन मत बनने दो, जितने अच्छे दोस्त बना सकते हो बना लो, हेल्प करेंगे ये लोग एग्जाम में सिलेक्शन पाने के लिए, ठीक है। तो सीसैट भी इसी तरीके से दोस्ती रखो उससे, बढ़िया रोज मिलो उससे, हालचाल पूछो उसका, थोड़ा उसको खिलाओ पिलाओ, उससे भी कुछ खाओ पियो, सीखो समझो, यही पूरा सीसैट है, ठीक है। तो ये तो बड़ी बातें हो गई फिलहाल, बट स्टिल हाँ ऐसा कुछ है कि सीसैट को ना हमेशा रेगुलर प्रैक्टिस में रखो आप अपने, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रोज 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी देते हो ना तो भी बहुत अच्छा काम कर सकते हो। अभी भी 4 महीने बचे हैं, तो डरने की बात इनफैक्ट नहीं है,
ठीक है, तो आज की डिस्कशन को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।